और आइए खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात देहरादून से होगी, जहां बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। देहरादून में मॉल में फेक शादी इवेंट आयोजित होना था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने दखल के बाद फेक शादी इवेंट को रद्द किया गया है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई और ये इवेंट रद्द कर दिया गया। इवेंट में हिंदू विवाह परंपरा और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप लगा था। जो फेक शादियों का आजकल कल्चर चल रहा है, देहरादून में यही आयोजित होने वाली थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए अब ये शादी जो है, फेक शादी, तथाकथित शादी टल गई है। वहीं देहरादून के राजभवन में आज शैलेश मटियानी पुरस्कार का आयोजन होगा, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे और 13 शिक्षकों को अवार्ड भी देंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी अवार्ड देने के लिए इस दौरान मौजूद रहेंगे। जीएसटी दरों में कमी करने और स्लैब बदलाव के लिए किए गए फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इसके सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक वैसे ही उन्होंने ये फैसला लेकर सभी वर्गों को फायदा पहुंचाया जाएगा, ये भी कहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों की दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीजें उनके लिए सस्ती होने वाली। वहीं खबर केदारनाथ धाम से है, जहां केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा ग्लेशियर खिसक गया, जिसकी तस्वीर किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और बताया जा रहा है कि ग्लेशियर चोराबाड़ी ताल के पास खिसका है। फिलहाल इससे किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया है और पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहां पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में इस बार मानसून प्रलय बनकर बरस रहा है। खासतौर पर लैंडस्लाइड को लेकर हालात पिछले सालों से बदतर हो गए। पिछले साल जहां 62 बेहद गंभीर ऐसे जोन थे, जिसे साल में सिर्फ 4 महीने में 63 जोन नए लैंडस्लाइड जोन बनकर तैयार हुए हैं। इस साल में 4 महीनों में, जो कि अब गंभीर खतरा बन गए हैं। उत्तराखंड लैंडस्लाइड के लिए संवेदनशील माने जाने वाले राज्यों में से एक है। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय में यहां लैंडस्लाइड की रफ्तार तेज हो गई है। सबसे ज्यादा इसकी चपेट में है नेशनल हाईवे। बीते साल 62 नए क्रॉनिकल लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए थे, लेकिन इस साल मई से अब तक 4 महीनों में ही 63 नए क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए, जिनमें मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैंपटी फॉल भी शामिल है। 4 जिले रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी सबसे ज्यादा संवेदनशील बनकर उभरे हैं। रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 14 लैंडस्लाइड, तो चमोली में 12 और उत्तरकाशी पौड़ी में 10-10 नए लैंडस्लाइड जोन एक्टिवेट हो गए हैं। वहीं पिथौरागढ़ में 3 और बागेश्वर में भी 4 क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हैं। लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली अफेयर है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा
रिसोर्स उसमें यूज करना पड़ता है। इस बारिश में निश्चित रूप से ज्यादा पॉइंट्स डेवलप हुए हैं और कुछ हमारे जो पहले से अच्छे चल रहे थे, जो ट्रीटमेंट हुआ था, उनमें भी कुछ एक हैं जो फेल कर गए, तो उस पे भी हम लोग रिकंसिडर कर रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग को मैनेज करें। क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन का सीधा मतलब है कि इन जगहों पर बार बार और लंबे समय तक भूस्खलन की आशंका बनी रहेगी। अब इनका जब तक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये खतरे बने रहेंगे। अगर कहीं क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन डेवलप होता है तो उनको हम लोग जो है उसका अध्ययन कराते हैं और उसके अनुसार उस एजेंसी को, निर्माण एजेंसी को हम अपना सजेस्ट करते हैं कि उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए। मौसम की मार से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर बारिश के साथ कोई न कोई नया इलाका जमीन को छोड़ रहा है। बढ़ते लैंडस्लाइड स्पॉट्स ने सड़कों और खासकर चारधाम यात्रा रूट को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब वक्त आ गया है कि लैंडस्लाइड ऐसे प्राकृतिक खतरे को लेकर लंबी प्लानिंग की जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बारिश के बाद हालात कठिन हैं और खास तौर पर सड़कों की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। केदारनाथ हाईवे से एक वीडियो सामने आया जिसमें खराब रोड पर एक ट्रक फंस गया। रामपुर बाजार के पास रोड का हिस्सा धंस गया जिस पर ट्रक फंसा हुआ है। दोनों तरफ जाम लगा है और इसके बाद जेसीबी और पोकलेन 2 मशीनों की मदद से ट्रक को निकाला गया है। इसके पीछे जेसीबी ने ट्रक को धक्का लगाया जबकि नीचे की तरफ से पोकलेन ने सहारा दिया ताकि ट्रक खाई की तरफ ना पलटे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 हैवी मशीनों से धक्का देकर ट्रक को निकाला गया है। उत्तराखंड के 1400 से ज्यादा सरकारी स्कूल बरसात के चलते जर्जर हालत में हैं, जहां बैठकर पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। सीलन और जल भराव के चलते स्थितियां बेहद खराब हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इस साल बरसात जहां आसमानी आफत बनकर लोगों को परेशान कर रही है, वहीं उत्तराखंड की 1400 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में इमारतें पढ़ने लायक नहीं बची। सबसे ज्यादा खराब स्थिति प्राइमरी स्कूल की है, जहां 1000 से ज्यादा स्कूलों में कहीं बिल्डिंग टूटी है तो कई कमरों में सीलन है। स्कूल कैंपस में भी कीचड़ के चलते बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीरें देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अजबपुर कला और जीजीआईसी कारगी के स्कूल की है, जहां स्टूडेंट्स क्लासरूम और लैब रूम में बैठने में दिक्कत बता रहे हैं। बारिश होने के कारण बारिश की बूंदें टपकती है और यहाँ पे करंट का खतरा भी है। दीवारें टूट रखी है और इसका कलर भी सब छूटता है और चार्ट पेपर लगाते हैं हम, तो चार्ट पेपर भी सीलन की वजह से नहीं लग पाते। जो इस बार वेदर है ओवरऑल भी अगर हम देखें, जैसे आप कह रहे हैं, तो ओवरऑल भी हमको +24% लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा है। तो मानसून तो सक्रिय रहा है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। देहरादून में 227 प्राइमरी, 44 सेकेंडरी स्कूल, जबकि उधम सिंह नगर के 269 प्राइमरी, 26 सेकेंडरी स्कूल में बिल्डिंग खराब है। इसके अलावा प्रदेश भर के 1065 प्राइमरी और 344 सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने प्रपोजल बनाकर शासन को भेजा है। अब उसमें 20 करोड़ रुपये 50 करोड़ रुपये की जरूरत हमको अभी वर्तमान परिदृश्य के अनुसार और पड़ेगी, क्योंकि बारिश हो ही रही है। हो सकता है कुछ और डिस्टर्बेंसेस हो गए हों, लेकिन जो हमारे पास आयतन सूचना है वो केवल हमारे पास 71 करोड़ 34 लाख की हमारे पास इस समय सूचना है 1409 स्कूलों की, जिसमें 324 स्कूल हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज और 1065 हमारे जो है प्राथमिक। इस बार प्रदेश में सामान्य से 24% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग भी पेशो पेश में है कि कैसे बच्चों को इन जर्जर और टूटी बिल्डिंग में पढ़ाई करवाएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में हुई गड़बड़ियों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार, बीसीसीआई समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। आरोप है कि खेल कराने के नाम पर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया है और करोड़ों रुपए जो क्रिकेट एसोसिएशन के खाते में आने थे वो ठेकेदारों के खाते में डाल दिए गए। अब कोर्ट 2 हफ्तों के बाद मामले की सुनवाई करेगा।
नैनीताल के भीमताल में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। मुर्गियों के मौत के बाद लिए गए सैंपल की जांच में बीमारी की पुष्टि हुई। हालांकि मामला सामने आने के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन ने सैंपलिंग की है और संभावित स्थानों पर मुर्गियों को नष्ट भी किया है। और आपको बताएं कि पांडे गांव में मुर्गियों की मौत के बाद सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए थे। बर्ड फ्लू का सामने मामला आने के बाद पशुपालन विभाग के एक्टिव बढ़ा दी थी और एक्टिव हुए भी थे और लगातार सैंपल्स लिए जा रहे थे। वहीं आसपास सभी क्षेत्रों में मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। में एक पोल्ट्री फार्म में कुछ मुर्गियों की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें लैब टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। तो जैसे ही रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, वहाँ पर बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे लिए गए। जो अवशेष सैंपल्स थे या मुर्गियाँ थीं, उनको नष्ट किया गया नियमानुसार पशु विभाग की टीम के द्वारा। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है, स्टेरिलाइज किया जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में नेपाल ने फिर लिपुलेख का राग अलापा है। नेपाल चाहता है कि भारत चीन व्यापार लिपुलेख दर्रे से ना हो। नेपाल से इस दावे से उन भारतीयों को खासी नाराजगी है जो सदियों से इन इलाकों में रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। लंबे समय बाद भारत और चीन लिपुलेख दर्रे से व्यापार करने पर सहमत हुए। इस दर्रे से होने वाला व्यापार बीते 6 सालों से बंद है। इंडो चाइना व्यापार जहां दोनों देशों के बीच ब्रिज का काम करता है, तो वहीं बॉर्डर के हजारों लोगों की रोजी रोटी भी इससे जुड़ी है। लेकिन नेपाल ने एससीओ की मीटिंग में जहां व्यापार को लेकर विरोध जताया, तो वहीं इस इलाके को एक बार फिर से अपना बताया। नेपाल की इस हरकत से लिपुलेख दर्रे के करीब रहने वाले भारतीय खासे नाराज हैं। इन इलाकों में सदियों से भारत के लोग रहते आए हैं। झूठा इल्जाम लगा रहा है कि हमारा है कि लेकिन वैसे नेपाल का सन 62 में जब लड़ाई हुई थी तो उसमें वो सोया पड़ा था। उसके पास कोई मैप नहीं थी, कोई उसके पास नक्शा नहीं था। अभी फर्जी नक्शा बना के फर्जी बाड़ा किसी का सुनकर और किसी के भड़काऊबाजी में वो तो बोलता है कि हमारा है। नेपाल को मतलब अपने उसमें लेकर के जो है बहकाव के चक्कर में अपना बताता है मतलब नेपाल। हालांकि ये नहीं है, ये हमारा जो है भारत का है, सदियों से है। 2020 में लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रोड का उद्घाटन हुआ था। इस दौरान भी नेपाल की सरकार ने पूरी तरह भारत विरोधी रुख अपनाया। यही नहीं, केपी ओली सरकार ने नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे में भारत के गुंजी, कुटी और नाबी गांवों को अपना दिखाया। अपने दावों को मजबूत करने के लिए नेपाली नोटों में भी नए नक्शे का प्रिंट किया। काला पानी को लेकर नेपाल पहले से ही दावा करता रहा है, लेकिन अब वो लिपुलेख दर्रे के करीब बसे 3 भारतीय गांवों को भी अपना बताने की हिमाकत करने लगा है। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है नेपाल भारत के बीच में, जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है, कुटी, नाबी, गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। बीते कुछ सालों में नेपाल में भारत के विरोध की आड़ में सियासत का खेल चल रहा है। इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी नेपाली पीएम केपी ओली हैं। केपी ओली कई दफा ये राग अलाप चुके हैं। एससीओ की मीटिंग में भी केपी ओली अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आए हैं, भले ही नेपाल की इन हरकतों को कोई भी मुल्क गंभीरता से ना ले रहा हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को 13 महिलाओं को तीलू रतौली पुरस्कार दिया। अलग अलग क्षेत्रों में ये मिलने वाला बेहतर काम करने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। खेल, शिक्षा, साहसिक कार्य, समाज सेवा और के क्षेत्र में संभवतः यह पुरस्कार दिए जाते हैं। वहीं 33 आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। अल्मोड़ा से गीता उपाध्याय को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पुरस्कार मिला। बागेश्वर से अलीशा मनराल, चमोली से सुरभि को साहित्य के क्षेत्र में तीलू रौतेली अवार्ड दिया गया। चंपावत से अनामिका विष्ट खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी महिलाओं को सम्मानित करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अब अवार्ड पाने वाली सभी महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे इसी तरह के समाज के लिए प्रेरणा के काम करती रहें। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तीलू रतौली जी को भी
नमन करता हूं जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों से संवाद कार्यक्रम में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे और दिव्यांगों के कल्याण के लिए योजनाओं को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की धनराशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की घोषणा की। साथ ही दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 1 से 8 तक की उम्र सीमा समाप्त कर दी गई। इस अवसर पर दिव्यांग शादी अनुदान और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया और पेंशन की 5वीं किश्त भी ऑनलाइन भुगतान की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 96,000 से ज्यादा दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है और 6 लाख वरिष्ठ नागरिकों को डीबीटी के जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड समेत देश भर में आपदा के और बादल फटने के कारण आई प्राकृतिक त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित लोगों का हालचाल जाना और साथ ही वहां चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और उनके परिजन को ये असहनीय कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान बद्री विशाल से कामना की। वहीं अनिल बलूनी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की शक्ति परंपरा की गौरव हैं। निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट के नाम काटने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राष्ट्रीय महासचिव गुरदीप सप्पल और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम काटने को लेकर सूचना के अधिकार में सूचना मांगी है, लेकिन 2500 आरटीआई में भी सिर्फ 136 का जवाब मिला है। कांग्रेस का कहना है कि इससे साफ है कि वोटर लिस्ट में प्लान के साथ नाम काटे गए और वोट चोरी की जो बात कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं वही काम निकाय चुनाव में उत्तराखंड में भी हुआ है। गुरदीप सप्पल ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस जीतने वाली थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने यही किया, लेकिन 2027 में कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना मतलब की बातों को तूल दे रही है। इस तरह से उत्तराखंड के अंदर पिछली बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी से छीना गया था। जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी, लेकिन वोट चोरी कर सरकार बीजेपी की बनाई गई। ये जो 2,500 लोग जिनकी चिट्ठियां आप देख रहे हैं, इनका वोट काटने की शिकायत किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने फर्जी रूप से की है। उसने उस वोटर का मौलिक अधिकार छीना है। तीनों का जवाब 25 के 2500 आरटीआई में जवाब नहीं मिला है, तो ये हमारी चिंता के विषय है और इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला की जो है सुनवाई होनी है। तो ये सारे विषय हैं जिसमें हम लड़े और आगे जो मैंने कहा निकाय से पंचायत में, पंचायत से निकाय में जो नाम चढ़े या कटे हैं उस पर कांग्रेस अब काम कर रही है और केदारनाथ में भी बहुत जल्दी हम लोग उस पर काम शुरू कर रहे हैं। जहां जहां आप चुनाव जीत रहे हो वहां चुनाव आयोग भी सही है, वहां सरकार भी सही है, वहां मशीनरी भी सही है, वहां की जनता भी सही है। लेकिन जहां जहां आप चुनाव हारोगे वहां आप कहोगे कि हमारी ये बात नहीं सुनी गई, हमारी वो बात नहीं सुनी गई। हरिद्वार के BHEL इलाके में गुलदार की दहशत बनी हुई है। यहां सड़क पर दौड़ता हुआ गुलदार कैमरे में कैद हो गया। वीडियो भेल सेक्टर 1 के HRDC के पास का बताया जा रहा है। गुलदार को देखकर इस इलाके के लोग सहमे हुए हैं और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग भी की गई है। मां नंदा 11वीं सदी में गढ़वाल में रणचंडी के रूप में पूजी जाती है। वो कुमाऊं में पहाड़ी इलाके में नंदा सुनंदा के नाम से पूजी जा रही हैं। उत्तराखंड की कुल देवी कही जाने वाली मां नंदा सुनंदा पहाड़ से उतरकर मैदान की ओर बढ़ गई हैं। कुमाऊं में चंद राजाओं के शासन में मां नंदा सुनंदा की पूजा का जो दौर बागेश्वर के डंगोली गांव और अल्मोड़ा के मल्ला महल में शुरू हुआ था, वो अब कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में पहुंच गया है। यहाँ की आवास विकास कॉलोनी में कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों की ही तरह मां नंदा सुनंदा का भव्य दरबार सजा हुआ है। ऐसे में मां नंदा के इस महोत्सव के आयोजक
और यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद पाने को बेताब हैं। ये एक महोत्सव नहीं, ये एक संस्कृति को बचाने, संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक हमारा मिशन है। इस अनुष्ठान के माध्यम से हम उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की भाषा को हम आगे ले जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। कुलदेवी नंदा सुनंदा थी, उसको हम यहाँ लेके आए हैं आवास विकास में, पूरे हल्द्वानी में आवास विकास के अंदर ये मेला लगता है। यहाँ पे नंदा सुनंदा हमारी माता रानी स्थापित होती है। दरअसल माँ के रणचंडी स्वरूप को गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। बद्रीनाथ के बामणी गांव में सबसे पहले नंदा अष्टमी पर 3 दिन का आयोजन शुरू हुआ। माना जाता है इन दिनों में माँ अपने पति भगवान शिव के घर कैलाश से अपने मायके आती है, इसलिए पहाड़ के लोग उन्हें कहीं बहू तो कहीं बेटी के रूप में पूजते हैं। खास बात यह है कि मैदानी इलाकों में हो रहे मां नंदा के इस महोत्सवों का हिस्सा हर आम और खास बन रहा है। मां के इन सुंदर दरबारों से हर कोई आशीर्वाद लेने को बेताब है। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हमारे पूरे क्षेत्र की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं, यह सिर्फ केवल आयोजन नहीं है, ये हमारी मिट्टी से जुड़े होने का प्रतीक है। मुझ पर वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है, हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर माँ की बहुत बड़ी कृपा है। जो जिस रूप में माँ को देखता है उस रूप में प्रकट होती है। माँ नंदा सुनंदा एक ऐसी देवी है जिन्हें कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले देवी के रूप में देखा जाता है। मूलतः कभी इन्हें गढ़वाल के शासक रणचंडी के रूप में पूजा करते थे, लेकिन 11वीं सदी में चंद राजा माँ के विराजमान शक्ति से प्रभावित होकर इन्हें कुमाऊं में ले आए। तभी से कुमाऊं में इसे शक्ति स्वरूपा की पूजा होने लगी और आज माँ के ये दरबार कुमाऊं के मैदान में भी खूब सज रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने गुरुवार को NIRF रैंकिंग जारी कर दी है। रैंकिंग में देश की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन की पढ़ाई करवा रहे इंस्टीट्यूट की रैंकिंग शामिल है। उत्तराखंड भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह नहीं बना पाई है। ओपन यूनिवर्सिटी में देश में सिर्फ 3 ओपन यूनिवर्सिटीज अव्वल मानी गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और यूपी की राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी। ओवरऑल टॉप 100 में उत्तराखंड के 2 केंद्रीय इंस्टीट्यूट IIT रुड़की और एम्स ऋषिकेश जगह बना पाए, जबकि 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी रैंकिंग हासिल की है। इधर रैंकिंग में आने के बाद ग्राफिक एरा डिमांड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने खुशियां मनाई हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।